नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं भूजल संरक्षण के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सिंचाई के लिए मुख्य रूप से भूजल का उपयोग होता है। भारत में भूजल की कुल वैश्विक मात्रा के एक बड़े हिस्से का उपयोग हो रहा है। भारत में लगभग जो विश्व स्तर पे भूजल का उपयोग है वो सबसे ज़्यादा होता है। भारत में लगभग 70% खाद्य उत्पाद नलकूपों की मदद से किया जाता है। जो खाद्य उत्पाद खाद्यान्न से संबंधित उत्पाद हैं उनकी सिंचाई नलकूपों से की जाती है 70% की। यूनेस्को की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करने वाला देश है। भारत में सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण हेतु किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है और बंद पड़े या सिंचाई में प्रयोग न होने वाले कुओं का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। मतलब अगर आपको सिंचाई के लिए कुएं खुदवाने हैं तो आपको इसके लिए किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि जो कुएं उपयोग में नहीं हैं या जो कुएं बंद हो गए हैं तो उनका भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। भारत में प्रतिदिन कई सौ कुओं का निर्माण किया जाता है और जल सूखने पर छोड़े जाने वाले कुओं की संख्या और भी अधिक है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भूजल के योगदान को कभी मापा नहीं गया और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है उसमें इस चीज़ का कभी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है, कभी इसका मापन नहीं किया गया कि भूजल का कितना योगदान है इसमें। केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु हर वर्ष 230 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का उपयोग होता है। देश के कई हिस्सों में भूजल का तेजी से क्षरण हो रहा है। जैसे कि जहाँ पे पहले 50 मीटर की गहराई पे भूजल मिल जाता था, अब वहाँ 100 मीटर की गहराई पे मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पे जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है और ये धीरे धीरे ये एक लिमिट में है और ये धीरे धीरे खत्म हो सकता है। भारत में कुल अनुमानित भूजल की कमी 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूबिक मीटर की सीमा में है। भूजल की कमी के कारण क्या है? सीमित सतही जल संसाधनों के साथ घरेलू, औद्योगिक और कृषि जरूरतों की बढ़ती मांग। जो भूजल है वो सीमित है और जो घरेलू उपयोग हो गया, औद्योगिक उपयोग और कृषि उपयोग की मांगें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। कठोर चट्टानी भूभाग के कारण सीमित भंडारण सुविधाओं के साथ ही वर्षा की कमी के अतिरिक्त भूजल का नुकसान विशेष रूप से मध्य भारतीय राज्यों में। एक तो समस्या ये है कि चट्टानी भाग है और चट्टान में पानी अंदर नहीं रिसता है, वो जहाँ पे मिट्टी होगी वहीं पे अंदर जाता है। दूसरा ये है सीमित भंडार हो गए। तीसरी समस्या ये हो गई कि जो वर्षा है उसकी कमी हो रही है और ये मध्य भारतीय जो राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हरित क्रांति के कारण सूखा प्रवण पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल गहन उत्पादों को उगाने की जरूरतों पर बल देना, जिससे भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। हरित क्रांति के समय ये एक बड़ा फेलियर था कि जब हमने फसलों के उत्पादन पे जोर दिया तो हमने उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे उस तरह की फसलें उगाई जाए जिनको पानी कम चाहिए, कहाँ पे इस तरह की फसलें उगाई जाए जो जिनको पानी ज़्यादा चाहिए। मतलब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना था कि जो गंगा घाटी है, जहाँ से गंगा जमुना बहती है, उस इलाके में हमको इस तरह की फसलें उगानी चाहिए थी जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और जहाँ पे जैसे राजस्थान का एरिया है, कुछ हरियाणा का, पंजाब का एरिया है, जहाँ पे नलकूपों से सिंचाई होती है, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए था कि वहाँ पे ऐसी फसलें उगाई जाए जिनको कम जल की आवश्यकता होती है। इससे जल की पुनः पूर्ति किए बिना जमीन से पानी को बार बार पंप करने से भूजल की मात्रा में कमी आती रहती है और इन सारे कार्यों के लिए बार बार पानी निकाला जाता है और उसका उतना वापस रिचार्ज नहीं हो पाता है, पानी वहाँ वापस नहीं जा पाता है और इस तरह से ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भूजल की कमी के कारण में ये भी कुछ कारण हैं कि पानी की अधिक खपत वाली फसलों के लिए बिजली और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली सब्सिडी। सरकार ने सभी फसलों के लिए बिजली में छूट दे रखी है, बिजली के जो कृषि यूज के लिए जो बिजली जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी सब्सिडी है, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, भूमिगत गैस टैंक के रिसाव और उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूजल संसाधनों की क्षति तथा कमी के कारण होने वाले जल प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। बिना किसी हर्जाने के भूजल का अपर्याप्त विनियम भूजल संसाधनों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करता है। वनों की कटाई, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके,
उद्योगों में रासायनिक अपशिष्ट, स्वच्छता की कमी से भी भूजल प्रदूषित होता है और ये इसको अनुपयोगी बना देता है। जो ये सारी चीज़ें हैं, भूजल की समस्या और महिलाओं पर इसका प्रभाव। तो महिलाएं जो सिंचित कृषि है उसमें कृषि श्रम का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस प्रकार के निवेशों में उनकी निर्णायक भूमिका नहीं है। इसके अलावा भूमि में अपने अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों और बैंकों तक पहुंच की कमी है। उनके पास इस अन्याय से लड़ने के लिए आवश्यक कानूनी समर्थन भी नहीं है। हालांकि महिलाएं भूजल संकट से पहले उत्तरदाताओं के रूप में उभरी हैं और पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक आजीविका खोजने तथा कृषि एवं परिवार के जल निर्वहन के लिए जिम्मेदार हैं महिलाएं। तो महिलाएं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे आई हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए। भूजल संरक्षण के लिए सरकार ने भी कुछ कोशिशें की हैं। तो इसमें एक है अटल भूजल योजना और दूसरा है राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन ये कोशिशें एक्चुअल में ज़मीन पे कम ही उतर पाती हैं, ये कागज़ों में ज़्यादा रहती हैं और इस वजह से भी दिक्कत आती है। भूजल संरक्षण में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। फसल योजनाओं, पानी की मांग और क्रॉप फुटप्रिंट पर महिलाओं का निर्णय पुरुषों से अलग रहता है। चिपको आंदोलन के दौरान ये देखा गया कि जब महिलाओं और पुरुषों का आपस में इस पे विचार अलग अलग था, विपरीत था विचार। महिलाओं ने पर्यावरण रक्षा में मदद करने के लिए पेड़ों की कटाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंध की मांग की थी, जबकि उन्हीं के समकक्ष पुरुषों ने आजीविका के बदले नियंत्रित लॉगिंग करने को स्वीकारा था। तो महिलाओं ने कहा था कि वृक्षों को बिल्कुल न काटा जाए और पुरुषों ने कहा कि वृक्षों को नियंत्रित तरीके से काटा जाए, जिससे आजीविका पे भी फर्क न पड़े। चिपको आंदोलन ने महिला समूहों को सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य स्थानीय मुद्दों से जुड़ी रोजमर्रा की चिंताओं पर बोलने तथा अधिकारों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। तो चिपको आंदोलन जो कि गौरा देवी जी ने इसको शुरू किया था और बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस तरह से यहाँ से महिलाओं को अपने अधिकारों और सामाजिक न्याय, सामाजिक मुद्दों पे बोलने का एक तरह से शुरुआत हुई और आज महिलाएं इस क्षेत्र में जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनमें ऊपर काफ़ी ऊंचे ऊंचे जगहों पर भी हैं। विनियमित पंपिंग। अनुमोदित फसल योजना के आधार पर प्रत्येक खेत के लिए भूजल पंपिंग को सीमित करना, मतलब नियमित तरीके से इनको ये करना चाहिए कि इतने एरिया के लिए आप इतना ही जल प्रयोग करोगे। नदी बेसिन तक की विभिन्न इकाइयों में वार्षिक भूजल लेखा परीक्षण आयोजित करना। तो इस तरह से जो नदी बेसिन हैं या फिर जो भूजल इकाइयाँ हैं उनका वार्षिक भूजल लेखा परीक्षण भी किया जाना चाहिए। स्थानीय शासन का प्रवर्तन। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है। स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने और स्थानीय शासन का प्रयोग करने से भूजल संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो त्रिस्तरीय है, लोकल बॉडीज़ हैं, उनके आधार पर उन लोगों को साथ लेके अगर इस तरह के कार्यक्रमों को किया जाए कि किस तरह से भूजल का प्रयोग तरीके से किया जाए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, तो इससे भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पूरी मूल्य श्रृंखला में के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार महिलाओं की समान भागीदारी के साथ गाँव में छोटे किसानों को पंजीकृत निकायों के रूप में गठित करना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, जो जिम्मेदार महिलाएं हैं, और गाँव में जो किसान हैं उनको पंजीकृत निकायों के रूप में संगठित करना होगा। इससे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से भूजल की जो समस्या है, जो भूजल का लेवल है वो गिरते जा रहा है, कमी हो रही है पृथ्वी के अंदर के पानी में, और किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है, इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। और इसी तरह के टॉपिक हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।